नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए आज के सेशन को आप सभी देवियों सज्जनों के साथ स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मिशन 6 दिसंबर को किस तरीके से क्रैक किया जाए उसके लिए लगातार सतत रूप से प्रयत्नशील भी होंगे। तो भाई आप सभी को भाई बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राधे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखेंगे आज कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, कुछ प्रेस रिलीज शेयर करता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ और इसके साथ उत्तर प्रदेश पेपर हिस्ट्री का हो, जीएस पेपर 5 का हो और इंटरनल सिक्योरिटी का हो, बहुत सारे डेटाज मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उसमें बताता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ों को नोट करके अपने पास रखना चाहिए ताकि आपका कंटेंट वैल्यू इनरिचमेंट की तरफ जाए। इसके अलावा आप सभी से बहुत विनम्र प्रार्थना है, कभी भी कोई भी समस्या होती है खासकर स्टडी रिगार्डिंग और आपको किसी सलाह की नीड रहे तो एज अ बड़े भाई के रूप में आप मुझे कंसीडर करके आप मुझसे यहाँ पर जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इवन बैच के बारे में भी आप मुझसे यहाँ पर मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए आज के इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन ये है, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। आपको मालूम है कि जहांगीर का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो खान। हाँ, वही खुसरो खान जिसकी माता जी कौन हुआ करती थी, मानबाई हुआ करती थी। वही मानबाई जो मान सिंह की बहन भी थी, जिनको क्या कहते हैं, बादशाह बेगम का टाइटल दिया गया, शाह बेगम का टाइटल दिया गया था। और बट जहांगीर की ये वाइफ थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। वाई? क्योंकि एक जो आपस में कन्वर्सेशन था किसके बीच में, खुसरो खान और जहांगीर, मतलब पिता पुत्र के बीच में एक जो वैमनस्य की भावना थी उससे आजिज आकर के और जो ये अफीमची हुआ करता था, फाइनली क्या कहते हैं, मान बाई जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। खुसरो खान ने बेसिकली आशीर्वाद दिया था इनमें से किसी सिख गुरु का और उसी के बाद जो है आपस में जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए थे और गुरु अर्जन देव महाराज जी जो हैं एग्जीक्यूट किए गए थे इन्हीं के टाइम पीरियड में। गुरु अर्जन देव जी 5वें सिख गुरु महाराज जिनके द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को भी कंपाइल किया गया था, गुरु अर्जन देव महाराज जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर महाराज जी के किनके टाइम पीरियड में थे, दैट इज औरंगजेब के समय में गुरु तेग बहादुर महाराज जी। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सिर कलम करवाया गया था औरंगजेब के टेन्योर में। गुरु हरगोविंद महाराज जी और गुरु रामदासा जी। तो आपको मालूम है गुरु अमरदास के बाद रामदासा जी आए थे और गुरु अर्जन देव महाराज जी के बाद फिर हमें गुरु हरगोविंद महाराज जी। फिर इस प्रकार से चीज़ हमको देखने के लिए मिले थे सारे सिख गुरु। ठीक है, चलिए, जिन्होंने लड़ाकू बनाना सिखाया था सिखों को। ठीक है, Consider the following statement regarding the architecture and religious transition during the reign of Shahjahan. क्या लगता है? Shahjahan constructed the Moti Masjid inside the Agra fort completely out of white marble to serve as a private chapel for the royal court. Under the orthodox influence of his early reign, Shahjahan formally abolished the practice of Sijda and Jameen Bos introduced by Akbar and replacing them with the Chahar Taslim. धार्मिक और वास्तुकला के संबंध में आपको विचार करना है। पहला कह रहा है शाहजहां ने आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से सफेद संगमरमर से करवाया था ताकि यह शाही दरबार के लिए एक निजी प्रार्थना स्थल के रूप में काम कर सके। अपने प्रारंभिक शासनकाल के रूढ़िवादी प्रभाव के तहत शाहजहां ने अकबर द्वारा शुरू की गई सिजदा एंड जमीन बोस की प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त किया और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की शुरुआत की। क्या लगता है, केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही है अथवा दोनों ही गलत है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए पहला बिल्कुल सही है। आगरा किले के अंदर की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है, सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है कि शाहजहां ने जो
सिजदा एंड जमीन बोस का जो हुआ करता था उसको औपचारिक रूप से समाप्त किया। उसके स्थान पर चाहर तस्लीम को स्पेशली उसने स्टार्ट करवाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होना चाहिए। सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बिल्ट बाय शाहजहां फीचर्ड द फेमस कोहिनूर डायमंड? शाहजहां द्वारा निर्मित किस वास्तुकला की उत्कृष्ट गति में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा हुआ था? द पीकॉक थ्रोन, तख्त ए ताउस जिसे कहा जाता था, द मोती मस्जिद, द रेड फोर्ट, दीवाने खास, शीश महल। शीश महल। क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बिल्कुल सही है आप सभी भाई। आंसर जो है वो द पीकॉक थ्रोन है। आपको मालूम है 1739 में जब नादिर शाह ने अटैक किया था तो नादिर शाह जो है ये फिर मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस जो है वो बेसिकली यहां से ले गया था। तो कोहिनूर हीरा उसी में ही लगा हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? द पीकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ एम्परर जहांगीर लोकेटेड? सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? मैं दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं कि बाबर का मकबरा कहाँ पर था, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर था। ठीक है, इसके बाद बस ये दो मकबरे बताइएगा, ये दो मकबरे कहाँ पर स्थित थे बस। वैसे आंसर तो इसमें भी है, लेकिन इसे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां पर इसका मकबरा स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां इन द फंक्शनिंग ऑफ मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रणाली के कामकाज में शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन पेश किए गए थे? लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ दुअस्पा एंड सियास्पा रैंक, दुअस्पा और सियास्पा रैंक की शुरुआत। सेकंड लिखा है, introduction of specific structural rules scaling down the required military contingent based on the location of the जागीर। ठीक है, जागीर के स्थान के आधार पर आवश्यक सैन्य दल को कम करने वाले विशिष्ट संरचनात्मक नियमों की इसमें शुरुआत की गई थी। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द मराठा चिफिशियंस इनटू द हाईएस्ट इचेलियंस ऑफ द जाट हायरार्की फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जात पदानुक्रम के उच्चतम स्तरों में मराठा सरदारों का प्रत्यक्ष एकीकरण किया गया था। या डी है, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द जात रैंक लीविंग ओनली द सवार रैंक टू डिटरमाइन सैलरी, जात रैंक का पूर्ण उन्मूलन जिससे वेतन निर्धारित करने के लिए केवल सवार रैंक बची। क्या लगता है आंसर? चलिए इसके आंसर की तरफ आपके साथ चलते हैं। सबसे पहले वाले को देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ दुअस्पा एंड सियास्पा रैंक। तो ये आपको मालूम है कि ये जहांगीर के समय में थी। काफी बार हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में तो पहला हो नहीं सकता। दूसरा लिखा है, पहली बार जात पदानुक्रम के उच्चतम स्तरों में मराठा सरदारों का प्रत्यक्ष एकीकरण। जहांगीर के टाइम पीरियड में ही बेसिकली मराठों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। किसमें? मनसबदारी व्यवस्था में। तो मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के टाइम पीरियड पे आ गए थे, तो ये ऑलरेडी रॉन्ग है। लिखा है, जात रैंक का पूर्ण उन्मूलन, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था जिसमें जात रैंक को पूरी तरीके से खत्म किया गया हो, ऐसा कोई काम नहीं किया गया था। ठीक है, हाँ ये वाला जो आपको दिख रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रूल्स स्केलिंग डाउन द रिक्वायर्ड मिलिट्री कंटिजेंट जात टू सवार रेशियो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ जागीर, जागीर के स्थान के आधार पर आवश्यक सैन्य दल को कम करने वाले विशिष्ट संरचनात्मक नियमों की शुरुआत करना, ये किया गया था। इसके तहत बेसिकली उसने बोला था कि जो जिस जागीर में बेसिकली रहता है वहां की लगभग 1/3 अगर सवारों को पेश कर देता है तो दैट इज क्वाइट इनफ। मुल्तान उल्तान है तो वहां के लिए थोड़ा दूर जागीर हुआ करती थी, तो जो पेशी करवाई जाती तो 1/4 सवारों की करवाई जाती थी। इस प्रकार इसने स्ट्रक्चरली उसको कम करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो बी वाला जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the Mughal conflict over Kandhar. The strategic fort of Kandhar was permanently lost by the Mughals to the Safavids of Persia during the reign of the Jahangir in 1622. Second लिखा है, Shahjahan successfully recovered Kandhar through diplomatic defections in 1638, but it was lost again and permanently during his own reign in 1649. कांधार पर मुगल संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1622 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों ने फारस के सफाविदों के हाथों कांधार का रणनीतिक किला स्थायी रूप से खो दिया था। सेकंड लिखा है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में राजनयिक दल बदल के माध्यम से कांधार को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया।
लेकिन उसके शासनकाल में 1649 में यह फिर से और स्थायी रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। विकल्प दे रहा है केवल एक, केवल दो, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। क्या लगता है? आराम से पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए पहली चीज तो यह है कि यह पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जो है वो हमने स्थायी रूप से खोया ही नहीं था, तो ये पहले ही गलत हो जाता। हाँ, सेकंड जो है शाहजहां के समय में खोया था। हाँ, इसको प्राप्त किया गया डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से, उसमें एक नाम था कासिम खान करके, प्राप्त किया गया था। और 1649 में यह हमेशा के लिए फिर सफाविदों के हाथ में चला गया और फिर यह हमारे हाथ में दोबारा कभी भी नहीं आ पाया, कांधार। मैं हमेशा याद करवाता हूं कि भाई शाहजहां के समय में हमने एक टेरिटरी को लूज किया था, तो एक टेरिटरी को हमने प्राप्त किया था, एक टेरिटरी को हमने प्राप्त किया था, और ये 1636 में हमने प्राप्त किया था, ये हमने अंतिम रूप से 1649 में खो दिया था। तो इसका फिर दूसरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, पहला आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो देवियों सज्जनों, आज का जो कोर्स क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे, लेकिन आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप भी मिशन 6 दिसंबर को फोकस कर रहे हैं तो एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़ने का आपके पास सुअवसर है। यहाँ पर आपको हमारी सारी टीम देखने के लिए मिलेगी, जहाँ मेरी एक प्रमुख भूमिका रहेगी, इमरान सर की भूमिका है, वेद सर की, योगेंद्र सर की भूमिका है, विपुल सर की भूमिका है, विवेक सर की है। साथ में आप हमारे सभी सम्मानित फैकल्टीज़ को देख सकते हैं, धर्मेंद्र सर की स्पेशल भूमिका रहेगी। तो सबकी भूमिका अपने आप में तय है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स को लेकर के। बस आपको अपना 100% देना है। यहाँ पर ये पूरी टीम जो है वो आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ने के लिए तैयार है। अगर आपने भी 6 दिसंबर को फोकस किया है तो ये मिशन ओरिएंटेड 6 दिसंबर को फोकस करके ही हमने बैच को लॉन्च किया है, जहाँ पर मेरी आपके साथ स्पेशली भूमिका पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल के सेक्शन को लेकर के रहेगी। आप किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, साई लाइव। तो पहले साई को याद कीजिएगा, उसके बाद ही लाइव कीजिएगा, या डायरेक्टली आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बैच रिगार्डिंग जो भी हमसे आवश्यक डिस्काउंट आपको मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपका फोकस आरओ और एआरओ को लेकर के है तो वहाँ भी एक स्पेशल भूमिका आपको मेरी यहाँ पर मिलेगी, खासकर पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को लेकर के और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के सेक्शन को लेकर के। यहाँ पर भी अगर आपको बैच की नीड हो तो आप डायरेक्टली मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं आपके अलग से भी ग्रुप बनाता हूँ टेलीग्राम को लेकर के भी, जिसमें अपनी तरफ से भी आपको लीड करने का प्रयास करता हूँ। तो आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।